आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान और चिकित्सा जगत की एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद मेरा मतलब है जो पक्के तौर पर मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि साबित हो सकती है। सही कहा, और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन क्रिस्पर और जीन थेरेपी की। आज की हमारी इस चर्चा का जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। हमने काफी सारे शोध पत्रों, क्लिनिकल ट्रायल के नए डेटा और मेडिकल जगत के कई लेखों का अध्ययन किया है और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे वैज्ञानिक इंसान के जेनेटिक कोड यानी हमारे डीएनए को हैक करके बीमारियों को सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई भविष्य की साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। ये तकनीक अब प्रयोगशालाओं से निकलकर असल दुनिया के अस्पतालों तक पहुंच चुकी है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये सच में चिकित्सा विज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़ के देखें तो हम पाएंगे कि हम एक पूरे युग को पीछे छोड़ रहे हैं। एक पूरे युग को? हाँ, मतलब अब तक हम चिकित्सा विज्ञान के फार्मास्यूटिकल युग में जी रहे थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर उन्हें दवा देते हैं जो सिर्फ उस बीमारी के लक्षणों को, उसके सिम्टम्स को दबाती है या कंट्रोल करती है। यानी एक तरह की रिएक्टिव अप्रोच। बीमारी आई और हमने दवा खा ली। बिल्कुल, वो एक प्रतिक्रियात्मक अप्रोच है। लेकिन अब क्रिस्पर और जीन एडिटिंग के साथ हम जीनोमिक इंजीनियरिंग युग में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हम बीमारी के मूल आनुवांशिक कारण यानी उस जेनेटिक गड़बड़ी को ही हमेशा के लिए ठीक कर रहे हैं। सही। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। सिर्फ इलाज करने से लेकर हमेशा के लिए निवारण मतलब प्रिवेंशन और पूर्ण उपचार की ओर। ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे अगर घर की छत टपक रही है तो अब तक हम सिर्फ फर्श पर बाल्टी रख रहे थे ताकि पानी जमा हो सके। हाँ, वो बाल्टी हमारी पुरानी दवाइयाँ थी। सही कहा। लेकिन अब क्रिस्पर के जरिए हम सीधा छत के उस छेद को ही हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। एकदम सही उपमा है। लेकिन अगर हम थोड़ा शुरुआत से बात करें तो जो पहली पीढ़ी का क्रिस्पर था, जिसे हम क्रिस्पर Cas9 कहते हैं, उसे अक्सर एक कुल्हाड़ी या आणविक कैंची की तरह देखा जाता था, मतलब मॉलिक्यूलर सिजर्स। मॉलिक्यूलर सिजर्स। वो काम तो करता था लेकिन उसका तरीका थोड़ा आक्रामक था, है ना? वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को पूरी तरह से काट देता था। हाँ, जिसे विज्ञान की भाषा में डबल स्ट्रैंड ब्रेक कहते हैं। और उस डबल स्ट्रैंड ब्रेक के साथ कुछ बहुत ही वास्तविक और गंभीर जोखिम जुड़े हुए थे। किस तरह की जोखिम? देखिए, जब डीएनए को दोनों तरफ से काटा जाता है तो कोशिका यानी सेल घबरा जाती है। वो अपनी प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली रिपेयर मैकेनिज्म को तुरंत सक्रिय कर देती है ताकि उस कटे हुए हिस्से को जोड़ा जा सके। एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरह। बिल्कुल। और इस हड़बड़ी में कोशिका अक्सर गलतियां कर बैठती है। इसे हम ऑफ टारगेट कट्स या अनचाही म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा, तो मतलब जहां बदलाव करना था वहां तो हो गया लेकिन डीएनए के किसी और हिस्से में गड़बड़ी हो गई। सही कहा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी घड़ी के छोटे से पुर्जे को ठीक करने के लिए कोई हथौड़े का इस्तेमाल कर रहा हो। समस्या तो शायद सुलझ जाए लेकिन बाकी के पुर्जे टूटने का डर हमेशा बना रहेगा। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पे क्रिस्पर 2.0 यानी अगली पीढ़ी की तकनीकें गेम में आती हैं। इनमें सबसे पहली और कमाल की टेक्निक है बेस एडिटिंग। बेस एडिटिंग, अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ तो ये कैंची या हथौड़े की तरह बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये डीएनए के लिए एक आणविक पेंसिल और रबर की तरह काम करती है। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। बेस एडिटिंग सच में विज्ञान का एक चमत्कार है। ये तकनीक डीएनए के धागे को काटे बिना उसमें मौजूद सिर्फ एक अक्षर यानी एक बेस को दूसरे में बदल देती है। हमारे डीएनए का पूरा कोड 4 अक्षरों से मिलकर बना है ना, A, C, T और G। सही। तो बेस एडिटिंग एक विशेष एंजाइम का उपयोग करके रासायनिक रूप से मान लीजिए C को T में या A को G में बदल सकती है, बिना उस धागे को तोड़े। बिना तोड़े। यह सुनने में शायद बहुत छोटा बदलाव लगे लेकिन चिकित्सा के नजरिए से ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसानों में आने वाली लगभग 58% आनुवंशिक बीमारियां सिर्फ इसी पॉइंट म्यूटेशन के कारण होते हैं। हाँ, 58%, सिर्फ एक पॉइंट म्यूटेशन। मतलब हमारे डीएनए के पूरे इंसाइक्लोपीडिया में जहां अरबों अक्षर लिखे हैं वहां सिर्फ एक पन्ने पर कोई एक अक्षर गलत छप गया है और उसकी वजह से एक गंभीर बीमारी हो गई। बिल्कुल।
सिर्फ एक अक्षर की गलती पूरे प्रोटीन का ढांचा बिगाड़ सकती है। बेस एडिटिंग बिना कोई कट लगाए, बिना कोई कोशिका को नुकसान पहुंचाए, उस एक गलत अक्षर को मिटाकर वहां सही अक्षर लिख देती है। ये तो पहली पीढ़ी के क्रिस्पर की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और सटीक लग रहा है भी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एक और भी ज्यादा एडवांस्ड टूल आता है जिसे प्राइम एडिटिंग कहा जाता है। प्राइम एडिटिंग, हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। अगर बेस एडिटिंग एक पेंसिल और रबर है, तो प्राइम एडिटिंग को हम कंप्यूटर के सर्च एंड रिप्लेस फंक्शन की तरह देख सकते हैं। सही पकड़ा है आपने। प्राइम एडिटिंग बहुमुखी प्रतिभा का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, बेस एडिटिंग की अपनी सीमाएं हैं, वो सिर्फ एक अक्षर को बदल सकती है। लेकिन क्या हो अगर डीएनए के कोड में पूरा का पूरा शब्द ही गायब हो जाए या फिर कुछ अतिरिक्त शब्द जुड़ गए हो, वहाँ प्राइम एडिटिंग काम आती है। अच्छा। ये तकनीक एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और एक बहुत ही स्मार्ट गाइड का इस्तेमाल करती है, जिसे पेग आरएनए कहते हैं। ये पेग आरएनए असल में एक जीपीएस और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दोनों का काम एक साथ करता है ना? बिल्कुल। मतलब ये ना सिर्फ डीएनए में उस जगह को ढूंढता है जहां गड़बड़ी है, बल्कि अपने साथ वो नया जेनेटिक कोड भी लेकर जाता है जिसे वहां लगाना है। एकदम सही। ये सीधे सीधे नए जेनेटिक कोड को डीएनए के अंदर लिख देता है। और ये तकनीक जवाली, मेरा मतलब है 44 बेस तक के अनुक्रमों को आसानी से जोड़ या हटा सकती है। 44 बेस, ये तो काफी बड़ा हिस्सा हो गया। हाँ, और अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो सैद्धांतिक रूप से ये 89%, लगभग 89% ज्ञात हानिकारक मानवीय म्यूटेशन को ठीक करने की क्षमता रखती है। ओह वाह, जैसे टे-सैक्स बीमारी या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां। बिल्कुल, ये बहुत ही जटिल और जानलेवा बीमारियां हैं जिनमें डीएनए के कुछ अहम हिस्से गायब या खराब होते हैं। प्राइम एडिटिंग भविष्य में इन बीमारियों को पूरी सटीकता के साथ जड़ से खत्म कर सकती है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि हम डीएनए में जाके स्थायी बदलाव कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हमेशा सही होता है? मेरा मतलब है, क्या किसी बीमारी को ठीक करने के लिए हर बार हमारे मास्टर कोड यानी डीएनए को ही स्थायी रूप से बदलना जरूरी है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब है नहीं। हमेशा स्थायी बदलाव की जरूरत नहीं होती और कई मामलों में ये सुरक्षित या व्यावहारिक भी नहीं होता। तो इसका क्या विकल्प है? विज्ञान ने इस चुनौती का समाधान भी ढूंढ लिया है और यहीं पर आरएनए एडिटिंग और एपिजीनोम एडिटिंग जैसी तकनीकें सामने आती हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे हम डीएनए को छुए बिना ही जीन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम आरएनए एडिटिंग की बात करें तो मुझे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी याद आ रही है। अगर डीएनए किसी बिल्डिंग का ओरिजिनल मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसे हम तिजोरी में सुरक्षित रखते हैं, हाँ, तो मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए उस ब्लूप्रिंट की एक फोटोकॉपी है जिसे लेके मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। सही कहा। तो आरएनए एडिटिंग जो Cas13 टूल के जरिए होती है, वो उस ओरिजिनल ब्लूप्रिंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करती, वो सिर्फ उस फोटोकॉपी को एडिट करती है। एकदम सटीक। और मैसेंजर आरएनए को लक्षित करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके प्रभाव अस्थायी और रिवर्सिबल होते हैं। अस्थायी क्यों? क्योंकि आरएनए शरीर में कुछ ही समय बाद नष्ट हो जाता है, इसलिए अगर इलाज का कोई अनचाहा दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट होता भी है तो वो समय के साथ खुद ही खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत सेफ अप्रोच है। बिल्कुल। इसका सबसे बेहतरीन उपयोग वायरल संक्रमण के दौरान देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर HIV को लेकर कुछ प्रयोग चल रहे हैं। वायरस हमारे शरीर में अपने जीन के जरिए ही अपनी संख्या बढ़ाता है। आरएनए एडिटिंग के जरिए हम बिना इंसान के डीएनए को नुकसान पहुंचाए वायरस के जीन को अस्थायी रूप से शांत कर सकते हैं। और इसके साथ ही एपिजीनोम एडिटिंग का कॉन्सेप्ट भी है, जिसे एक मॉलिक्यूलर स्विच की तरह प्रस्तुत किया जाता है। ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, ये सच में अलग है, क्योंकि ये डीएनए को काटता नहीं है और ना ही आरएनए की तरह अस्थायी होता है। ये एक अलग ही लेवल पर काम करता है। एपिजीनोम एडिटिंग सच में जीन नियंत्रण का मास्टर स्ट्रोक है। इसमें हम डेड Cas9 यानी D-Cas9 का उपयोग करते हैं। ये डेड इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी काटने की क्षमता को निष्क्रिय कर दिया गया है। तो ये कैंची की तरह काम नहीं करता? नहीं, ये बस डीएनए के उस हिस्से पर जाकर बैठ जाता है जिसे हमें नियंत्रित करना है और फिर ये डीएनए के ऊपर कुछ रासायनिक टैग लगा देता है। अच्छा, तो अगर हम इसे एक साउंड बोर्ड या म्यूजिक मिक्सर की तरह सोचें तो हमारे जीन अलग अलग चैनल हैं और ये डेड Cas9 एक वॉल्यूम कंट्रोलर की तरह काम करता है। सही। अगर हमें किसी जीन की एक्टिविटी बढ़ानी है तो हम इसे एक एक्टिवेटर के साथ जोड़ देते हैं, जैसे VP64। मतलब हमने उस जीन का वॉल्यूम फुल कर दिया। हाँ,
और अगर हमें किसी जीन को बंद करना है तो हम इसे एक रिप्रेसर के साथ जोड़ देते हैं, जैसे KRAB, मतलब हमने म्यूट बटन दबा दिया। बिल्कुल सही समझा आपने। और इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण हम हंटिंगटन्स डिजीज में देखते हैं। हंटिंगटन्स, वो तो काफी गंभीर बीमारी है। बहुत भयानक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें एक खास जीन ऐसा जहरीला प्रोटीन बनाने लगता है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अब एपिजीनोम एडिटिंग के जरिए, जिसे क्रिस्परी भी कहते हैं, हम उस जीन को बिना काटे, बिना DNA बदले हमेशा के लिए साइलेंस या बंद कर सकते हैं। बिना DNA काटे? हाँ, कोशिका को सीधा निर्देश मिल जाता है कि इस विशिष्ट जीन को अब पढ़ना बंद कर दो। और चूंकि DNA का कोड वैसा का वैसा ही रहता है, ये एक बेहद सुरक्षित तरीका बन जाता है। यहाँ मामला सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि देखिए, हमने बेस एडिटिंग, प्राइम एडिटिंग और एपिजीनोम एडिटिंग जैसे कमाल के टूल्स तो बना लिए हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि टूल कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, उसका कोई फायदा नहीं अगर वो शरीर के अंदर सही जगह पर सही कोशिका तक ना पहुंच सके। एकदम ठीक कहा। अगर एक शानदार पैकेज तैयार किया गया है लेकिन डिलीवरी वाले को सही पता ही नहीं मालूम, तो सब बेकार है। डिलीवरी सिस्टम इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल चुनौती है। डिलीवरी ही सब कुछ है इसमें। और इसी को सुलझाने के लिए एक्स वीवो और इन वीवो एडिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। सही। शुरुआत एक्स वीवो एडिटिंग से हुई है, जिसका मतलब है शरीर के बाहर एडिटिंग करना। इसका सबसे सफल उदाहरण हमारे सामने कैसगिवी के रूप में मौजूद है। कैसगिवी? हाँ, 2023 के अंत में कैसगिवी सिकल सेल रोग और बीटा थैलेसीमिया के लिए FDA द्वारा स्वीकृत दुनिया की पहली क्रिस्पर थेरेपी बन गई। और ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, ये भी कम हैरान करने वाला नहीं है। इसमें मरीज के शरीर से उनकी अपनी स्टेम कोशिकाएं निकाली जाती हैं। उन्हें एक लैब में ले जाकर क्रिस्पर की मदद से BCL11A नामक जीन को एडिट किया जाता है। ये जीन असल में फीटल हीमोग्लोबिन बनने से रोकता है। सही। जब इसे एडिट कर दिया जाता है तो शरीर फिर से स्वस्थ हीमोग्लोबिन बनाने लगता है और फिर उन संपादित कोशिकाओं को वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में इसके नतीजे जादू जैसे रहे हैं। मरीजों को उस भयानक दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इन बेहतरीन नतीजों के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी जुड़ी है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसगिवी जैसी एक्स वीवो थेरेपी का जो खर्च है वो प्रति मरीज लगभग $2.2 मिलियन है। 2.2 मिलियन डॉलर? हाँ, यानी भारतीय मुद्रा में करीब 18 करोड़ रुपए। 18 करोड़ रुपए? ये कोई ऐसी दवा तो नहीं है जिससे कोई आम इंसान फार्मेसी से जाकर खरीद सके। इतनी महंगे इलाज का मतलब है कि ये सिर्फ दुनिया के एक बहुत ही छोटे और अमीर हिस्से तक सीमित रह जाएगा। यही सबसे बड़ी चिंता है, जिसे हम इक्विटी गैप या वैश्विक सुलभता की कमी कहते हैं। एक्स वीवो थेरेपी के लिए करोड़ों रुपयों के अलावा एक बेहद उन्नत और जटिल लैब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो दुनिया के ज्यादातर देशों के पास नहीं है। ये एक गंभीर आर्थिक और बुनियादी ढांचे की चुनौती है। और इसीलिए इस चुनौती का सीधा और एकमात्र समाधान इन वीवो एडिटिंग को माना जा रहा है। बिल्कुल। इन वीवो का मतलब है कि हमें कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालने की जरूरत ही ना पड़े। एक मरीज अस्पताल आए, उसे एक साधारण आईवी इन्फ्यूजन या इंजेक्शन दिया जाए और वो दवा सीधे शरीर के अंदर जाकर उन विशिष्ट कोशिकाओं को एडिट कर दे। इन वीवो एडिटिंग ही जीन थेरेपी का असली भविष्य है और इसे संभव बनाने के लिए वैज्ञानिक कुछ बेहद आधुनिक डिलीवरी सिस्टम्स का उपयोग कर रहे हैं। इनमें लिपिड नैनो पार्टिकल्स यानी LNP सबसे प्रमुख हैं। LNP? हाँ, शायद याद हो कि कोविड-19 की mRNA वैक्सीन में भी इन्हीं LNP का इस्तेमाल हुआ था। ओह हाँ, ये असल में वसा या फैट के बहुत ही छोटे और सुरक्षित बुलबुले होते हैं, राइट? सही। ये एक तरह से डिलीवरी वैन का काम करते हैं, जो क्रिस्पर टूल्स को सुरक्षित रूप से अपने अंदर लपेटते हैं और शरीर में छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और चूंकि हमारा लिवर शरीर का मुख्य फिल्टर है, तो रक्त में मौजूद इन LNPs को सबसे पहले लिवर ही सोखता है। इसलिए लिवर की बीमारियों को इन वीवो तरीके से लक्षित करना काफी आसान हो गया है। लेकिन चुनौती तब बढ़ जाती है जब हमें लिवर के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों में जाना होता है ना? हाँ, वहाँ असल मुश्किल शुरू होती है। खासकर मस्तिष्क यानी ब्रेन तक पहुंचना। इस डिलीवरी प्रोसेस में मस्तिष्क तक दवा पहुंचाना सबसे मुश्किल काम माना जाता है।
क्योंकि हमारे दिमाग के चारों तरफ एक बेहद सख्त सुरक्षा कवच है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। सही। प्रकृति ने हमारे मस्तिष्क को वायरस और जहरीले तत्वों से बचाने के लिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सुरक्षा कवच हमारी जीवन रक्षक दवाइयों और इन जीन एडिटिंग टूल्स को भी अंदर जाने से रोक देता है। तो फिर इसका क्या हल निकाल रहे हैं वैज्ञानिक? इस बाधा को पार करने के लिए वैज्ञानिक इंट्राफिकल डिलीवरी का उपयोग कर रहे हैं, जहां इस दवा को सीधे रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ में स्पाइनल फ्लूइड में डाला जाता है। इससे वो सीधे मस्तिष्क तक पहुंच सकती है। अच्छा। इसके अलावा AAV वेक्टर्स यानी एडिनो एसोसिएटेड वायरस वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऐसे हानि रहित वायरस हैं जिन्हें इस तरह से इंजीनियर किया गया है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके क्रिस्पर टूल्स को सीधा मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर तक छोड़ाएं। ये सच में एक अलग ही लेवल का विज्ञान है और ये जानकारी हमें एक और बहुत ही अहम पड़ाव पर ले जाती है। अब तक हम क्रिस्पर को सिर्फ सिकल सेल या हंटिंगटन जैसी दुर्लभ या रेयर आनुवंशिक बीमारियों से जोड़कर देखते थे। रेयर डिजीजेस। लेकिन अब ये तकनीक उन सामान्य बीमारियों का इलाज भी करने जा रही है जिनसे दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी जूझ रही है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है सामान्य बीमारियों से लड़ने का ये नया और आक्रामक तरीका। हाँ। उदाहरण के लिए वर्व थेराप्यूटिक्स जैसी कंपनियां लिवर में मौजूद PCSK9 नामक एक जीन को हमेशा के लिए निष्क्रिय करने पर काम कर रही हैं। ये वो जीन है जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL के स्तर को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा होता है। और मैंने देखा है इसके क्लिनिकल परीक्षणों के नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। बेस एडिटिंग का इस्तेमाल करके इस जीन को निष्क्रिय करने से सिर्फ एक खुराक में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 60% तक की कमी देखी गई है। 60% की कमी, वो भी सिर्फ एक डोज में। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोगों से बचने के लिए हर दिन स्टैटिन्स जैसी गोलियां खाते हैं, उन्हें शायद भविष्य में उन दैनिक दवाओं की जरूरत ही ना पड़े। सिर्फ एक इंजेक्शन और आपकी जिंदगी भर के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी। ये सच में एक वन एंड डन अप्रोच है और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी सटीकता को और भी ज्यादा सुरक्षित और मुमकिन बनाने के लिए एक और बड़ी तकनीक इसमें शामिल हो रही है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। AI का जिक्र तो आजकल हर जगह है, लेकिन क्रिस्पर और AI का ये जो तालमेल है, ये सच में गेम चेंजिंग है। बिल्कुल। AI और मशीन लर्निंग मॉडल जीन एडिटिंग में सबसे बड़ी समस्या यानी ऑफ टारगेट प्रभावों को लगभग खत्म कर रहे हैं। वो कैसे? AI गाइड RNA के डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर रहा है। ये इतनी सटीकता से भविष्यवाणी कर सकता है कि कोई विशेष क्रिस्पर टूल शरीर के अंदर जाकर कैसा बर्ताव करेगा, जो किसी इंसान के लिए मैनुअली कैलकुलेट करना लगभग असंभव है। सही बात है। इसके साथ ही AI ऑर्गन सिलेक्टिव यानी अंग विशिष्ट नैनो पार्टिकल्स का डिजाइन तैयार करने में मदद कर रहा है। इसका मतलब है कि हम ऐसी डिलीवरी वैन बना सकते हैं जिस पर सिर्फ हृदय या मस्तिष्क का टैग लगा हो और वो दवा शरीर में जाकर सिर्फ और सिर्फ उसी अंग को अपना लक्ष्य बनाए। अगर हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर भविष्य की ओर देखें, मान लीजिए 2030 और उसके बाद की दुनिया की तरफ, तो हमें प्रोग्रामेबल मेडिसिन का एक बिल्कुल नया स्वरूप देखने को मिलता है। साथ ही इन वीवो रीजनरेशन जैसी चीजें जो किसी जादू जैसी लगती हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज के मामले में। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस बीमारी में मरीज का अपना ही इम्यून सिस्टम पैंक्रियास की उन कोशिकाओं को मार देता है जो इंसुलिन बनाती हैं। अब वैज्ञानिक क्रिस्पर की मदद से शरीर के अंदर ही इन वीवो एडिटिंग करके उन इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को फिर से जीवित करने यानी रीजनरेट करने पर काम कर रहे हैं। और इम्यून सिस्टम फिर से उन्हें नहीं मारेगा? यही तो सबसे बड़ी बात है। वे इन कोशिकाओं को इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं कि इम्यून सिस्टम उन पर दोबारा हमला ना कर सके। 2030 तक ऐसे प्रोग्रामेबल और रीजनरेटिव इलाज हमारे अस्पतालों में सामान्य स्वास्थ्य देखभाल यानी स्टैंडर्ड ऑफ केयर का हिस्सा बनने की पूरी उम्मीद है। तो अगर हम इस पूरी संघन चर्चा के सार को समेटें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि क्रिस्पर अब एक साधारण आणविक कैंची से विकसित होकर
एक बेहद सटीक और बारीक सर्जिकल स्कैल्पल में बदल चुका है। बिल्कुल। हमने बेस एडिटिंग देखी, जो डीएनए के एक अक्षर को सटीकता से बदल सकती है। प्राइम एडिटिंग देखी, जो पूरे जेनेटिक कोड को सर्च और रिप्लेस कर सकती है। और एपिजीनोम एडिटिंग, जो बिना डीएनए काटे किसी भी जीन को ऑन या ऑफ कर सकती है। इन सभी तकनीकों ने एआई और स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम्स के साथ मिलकर आनुवंशिक बीमारियों के अंत की एक बेहद मजबूत नींव रख दी है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये जानकारी अब सिर्फ विज्ञान की किताबों या भविष्य की कल्पनाओं तक सीमित नहीं है। हाँ, पहली क्रिस्पर थेरेपी बाजार में आ चुकी है और जिस गति से क्लिनिकल ट्रायल सफल हो रहे हैं, बहुत जल्द ये हमारी रोजमर्रा की चिकित्सा प्रणाली का अहम हिस्सा बन जाएगी। एक ऐसा समय आने वाला है जब हमें गंभीर बीमारियों के लिए जिंदगी भर दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि एक बार का जेनेटिक इलाज ही हम सबको एक स्वस्थ जीवन दे सकेगा। बिल्कुल। और चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बात और है जो सोचने वाली है। इस पूरी जानकारी में प्रिवेंटिव जीनोम मेडिसिन और सिंथेटिक इम्यूनिटी का भी जिक्र है। ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि अगर भविष्य में जन्म से पहले ही या युवावस्था में किसी व्यक्ति के सभी संभावित जेनेटिक जोखिमों को, जैसे कि भविष्य में होने वाले कैंसर, अल्जाइमर्स या हृदय रोग के रिस्क को हमेशा के लिए एडिट करके पहले ही खत्म कर दिया जाए, तो क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां बीमारी शब्द का अर्थ ही इतिहास बन जाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर इंसान खुद अपने विकास को, अपने एवोल्यूशन को, जो लाखों सालों से प्राकृतिक रूप से हो रहा है, अपने हाथों से प्रोग्राम करने लगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक रूप से इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ विज्ञान या चिकित्सा से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर हमारे मानव अस्तित्व और हमारे भविष्य से जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज की इस बेहद रोचक और गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस विषय की गहराई में उतरने के लिए धन्यवाद।